वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं 11th फिजिक्स का 9 चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं। प्रत्यास्थ वस्तु को देख चुके थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं को देखेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती है, इस चीज़ की गणना को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ की गणना हम लोग करते हैं। तो पहला है हमारे पास सुघट या प्लास्टिक वस्तुएँ। सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं, इस चीज़ की हम लोग गणना करते हैं भाई। चलिए तो हमारे पास है सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं। हमारे पास क्या है, सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं, या इसको बोला जाता है प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुएं। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक, वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक, वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाते हैं। स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती। अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती। सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं। सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे साबुन, मोम, गीली मिट्टी आदि। इत्यादि। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु क्लियर। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। देखिए तो वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बोल रहा है बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती है। बल को हटा लेने पर वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती है। सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। सुघट या क्या कहलाती है? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि साबुन इसके अंतर्गत आता है, मोम इसके अंतर्गत आता है, गीली मिट्टी इसके अंतर्गत आता है। ये आप लोगों के प्लास्टिक वस्तुएं के उदाहरण है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूछा जाता है कि सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती है। सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। साबुन, मोम, गीली मिट्टी आदि प्लास्टिक वस्तुओं के उदाहरण होती है। चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु न तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णतः
और ना ही पूर्णतः प्लास्टिक है, न ही पूर्णतः क्या है, प्लास्टिक है। क्लियर। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, जिसके अंदर प्रत्यास्थ वस्तु होती है, जिसके अंदर प्रत्यास्थ वस्तु होती है तथा उसके बाहर वही वस्तु प्लास्टिक की तरह व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं के अंतर्गत वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती है, सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। साबुन, मोम, गीली मिट्टी आदि इत्यादि प्लास्टिक वस्तुओं के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अगर इस चीज़ को हम लोग ब्रह्मांड के बेस पे देखते हैं, ब्रह्मांड में कितने हैं, तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णतः प्लास्टिक है। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग होती है। हम ये जानते हैं कि अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता की जो सीमा होती है वह अलग अलग होती है, जिसके अंदर वस्तु प्रत्यास्थ होती है तथा उसके बाहर वही प्लास्टिक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णतः प्लास्टिक है। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग होती है, जिसके अंदर वस्तु प्रत्यास्थ होती है वह उसके बाहर वही वस्तु प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है, नहीं तो उसके अंदर की तरफ वह प्लास्टिक की तरह व्यवहार नहीं करेगा भाई। तो आप लोगों को जब भी पूछा जाता है कि प्लास्टिक वस्तु या सुघट्य वस्तुएं क्या होती है या प्लास्टिक बॉडीज क्या होती है, व्हाट इज प्लास्टिक बॉडीज, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर वह अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाती है, सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। साबुन, मोम, गीली मिट्टी आदि प्लास्टिक वस्तुएं के एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो उस पर कोई भी वस्तु न तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है और न ही पूर्णतः क्या है, प्लास्टिक है। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग तय की गई है, जिसके अंदर वस्तु प्रत्यास्थ होती है या उसके बाहर वही वस्तु प्लास्टिक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं। आगे देखते हैं। इसके लिए जो हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है वह किस किस तथ्यों पर आधारित है, इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको लेकर के वो यहाँ पर स्थित है। देखिए पहला क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति अस्थायी होती है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति क्या होती है, अस्थायी होती है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति अस्थायी होती है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति क्या होती है, अस्थायी होती है। अगर यहाँ पर हम लोग बातचीत किया जाए प्रत्यास्थता की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति अस्थायी होती है। विकृति अस्थायी
अस्थायी होती है। दूसरा प्लास्टिक वस्तुओं में प्लास्टिक वस्तुओं में भी प्रत्यास्थता सीमा होती है। प्रत्यास्थता सीमा होती है, जिसके अंदर वे भी प्रत्यास्थ होती है। तीसरा में देखते हैं हम लोग इस चीज़ को, विरूपक बल लगाने से भंगुर वस्तुएं टूट जाती है। और चौथा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, चौथा क्या होता है, प्रत्यास्थता सीमा के बाहर प्रत्यास्थ वस्तुएं भी प्लास्टिक की हो जाती है। किसकी हो जाती है? प्लास्टिक की हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित। तो पहला क्या होता है, पहला इस चीज़ को हम लोग देखें कि प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति अस्थायी होती है। दूसरा इस चीज़ को देखते हैं कि प्लास्टिक वस्तुओं में भी प्रत्यास्थता सीमा होती है, जिसके अंदर वे भी प्रत्यास्थ होती है। ये दो हो गया। तीसरा इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विरूपक बल लगाने से भंगुर वस्तुएं टूट जाती है। विरूपक बल लगाने से क्या होती है, जो भंगुर वस्तुएं होती है वो क्या हो जाती है, आपस में टूट जाती है। और चौथा नंबर हम इस चीज़ को देखते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के बाहर प्रत्यास्थ वस्तुएं भी प्लास्टिक की हो जाती है। प्रत्यास्थता सीमा के बाहर प्रत्यास्थ वस्तुएं भी किसकी तरह हो जाती है, प्लास्टिक की तरह हो जाती है। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि यह किस किस के आकृति के बेस पर किस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि प्रत्यास्थता वस्तुओं में भी विकृति अस्थायी रूप में होता है, मतलब स्थायी रूप में नहीं होता है, वो कभी भी क्षीण हो सकता है। प्लास्टिक वस्तुओं में भी प्रत्यास्थता सीमा होती है, जिसके अंदर वे प्रत्यास्थ होती है। थर्ड नंबर, विरूपक बल लगाने से भंगुर वस्तुएं टूट जाती है। और फोर्थ नंबर, प्रत्यास्थता सीमा के बाहर प्रत्यास्थ वस्तुएं भी प्लास्टिक की तरह हो जाती है, प्लास्टिक की भांति भी ये क्या करती है, व्यवहार करती है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को देखते हैं। अब भंगुर वस्तुएं, अब ब्रिटल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, भंगुर वस्तुएं के बारे में। वास्तव में भंगुर वस्तुएं क्या होता है, इस कंटेंट को हम लोग आगे देखते हैं कि भंगुर वस्तुएं किस प्रकार की होती है, ब्रिटल बॉडीज किस प्रकार की होती है। इस चीज़ की हम लोग यहाँ पर परिकल्पना के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आप लोगों का भंगुर वस्तुएं। भंगुर वस्तुएं किसको बोलते हैं, भंगुर वस्तु क्या है, ये एग्जाम्पल में आता है भाई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, भंगुर वस्तुएं 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि भंगुर वस्तुएं क्या है बोल के। तो इस चीज़ को देखिए, क्लियर। तो वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल के, वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से टूट जाती है, भंगुर वस्तुएं कहलाती है। भंगुर वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से टूट जाती है, भंगुर वस्तुएं कहलाती है। कांच का टुकड़ा हो गया, मिट्टी का ढेला आदि भंगुर वस्तुओं के उदाहरण है। भंगुर
वस्तुओं के उदाहरण है, क्योंकि इन पर बल लगाने से ये तुरंत टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से टूट जाती है, भंगुर वस्तुएं कहलाती है। कांच का टुकड़ा, मिट्टी का ढेला आदि भंगुर वस्तुओं का उदाहरण है, क्योंकि इन पर बल लगाने से तुरंत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि भंगुर वस्तुएं क्या होती है बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे कि वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से, देखिए वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से क्या होती है, टूट जाती है। वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से टूट जाती है, भंगुर वस्तुएं कहलाती है। क्या वस्तुएं कहलाती है, भंगुर वस्तुएं कहलाती है। कांच का टुकड़ा, पहला जो होता है कांच का टुकड़ा होता है, पहला जो क्या होता है आप लोगों का कांच का टुकड़ा होता है, पहला जो होता है वो क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है भाई, क्लियर। पहला जो होता है वो क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है। आप लोगों के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांच का टुकड़ा हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो मिट्टी का ढेला, जिसको सूखा के रूप में रहेगा। आदि भंगुर वस्तुएं के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इन पर बल लगाने से ये तुरंत टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। तो जो टूट जाते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, भंगुर वस्तुएं। ये भंगुर प्रवृत्ति क्या बोलते हैं ना, गाँव वगैरह में, कहीं भी सिटी वगैरह में भी यूज होता है। भंगुर प्रवृत्ति की थोड़ी है। जैसे किसी प्रकार के धातु बर्तन लेना होता है हमको, जो टिकाऊपन के लिए रहता है, चाहे वह पानी के लिए रहे, चाहे खाना पकाने के लिए रहे, चाहे किसी के भी चीज़ के लिए रहे, तो क्या है, भंगुर वस्तु थोड़ी है। तो उचित क्वालिटी की है कि नहीं, उच्च गुणवत्ता की है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग पूछते हैं ना, बस वही है, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुघट्यता एवं भंगुरता, ठीक है, प्लास्टिसिटी एंड ब्रिटेली। हम लोग भंगुरता के रूप में इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते जाते हैं। चलिए भाई, तो क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास है फिफ्थ नंबर में क्या है, सुघट्यता एवं भंगुरता। हम लोग अभी देखते हैं सुघट्यता एवं भंगुरता। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, सुघट्य वस्तुएं बोल रहे थे, इसी को हम लोग सुघट्यता के बेस पे पढ़ते हैं। सुघट्यता बोलते हैं एवं क्या बोलते हैं, भंगुरता। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, तो इसको 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं भाई। सुघट्यता एवं भंगुरता को देखते जाते हैं क्या होता है। तो सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है। सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता तथा उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है, स्थायी विरूपण हो जाता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल लगाने से वह टूट जाता है, भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है।
भंगुरता कहलाता है। क्लियर। तो सुघट्यता एवं भंगुरता के आधार पर हम लोग क्या देखें कि सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता तथा उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। इस प्रकार किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल लगाने से वह टूट जाता है, क्या कहलाता है? वह भंगुरता कहलाता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है, सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता तथा उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है स्थायी विरूपण हो जाता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल लगाने से वह टूट जाता है। अब टूट जाएगा तो अब भंगुर प्रवृत्ति का रहेगा तो उस पर भंगुरता आ जाएगी। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता तथा उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। इस प्रकार किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल लगाने से वह टूट जाता है, भंगुरता कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाता है कि भंगुरता क्या होती है, भंगुरता की प्रवृत्ति क्या होती है, पदार्थ के साथ उसका विरूपण किस तरीके से होता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सुघट्यता एवं भंगुरता के आधार पर तो सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता तथा उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। इस प्रकार किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल लगाने से वह टूट जाता है, भंगुरता कहलाता है। तो ये सुघट्यता एवं भंगुरता के अंतर्गत हो गया। ये जो हमारा 5th नंबर का जो कंटेंट था, 5th नंबर का जो टॉपिक था। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला कंटेंट है वो है प्रत्यास्थ तथा प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर। हम इस चीज़ को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर क्या होती है? 2 नंबर का आता है भाई कि प्रत्यास्थ वस्तु और प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर लिखिए, या प्लास्टिक वस्तु और प्रत्यास्थ में अंतर लिखिए। तो ये अंतर आपको जानना है। अगर ये अंतर पता हो जाएगा तो आप लोग को डेफिनेशन ऐसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए पहला देखते हैं। ये हमारा जो कंटेंट है वो है प्रत्यास्थ तथा प्लास्टिक वस्तुओं में क्या है, अंतर के बेस पे। चलिए डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं के बीच में। पहला हम किसके रूप में देखते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं के बीच में। तो पहला इस चीज़ को हम लोग चलिए देखते हैं, पहला किसके बेस पे होता है, इस चीज़ को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह विकृत हो जाती है, क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है बोल के, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पर प्लास्टिक वस्तुओं के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? प्लास्टिक वस्तुएं के रूप में देखेंगे तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह स्थायी रूप से विकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है। देखिए, तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर, जब किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वह स्थायी रूप से क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेते हैं। जैसे बल को हम लोग हटा लेते हैं तो वह अपना पूर्वावस्था में नहीं आ पाती है। जैसा यहाँ पर है, इस स्थिति में इस तरीके से हटाऊंगा तो ये अपनी पूर्वावस्था में उसी प्रकार से नहीं आ पाएगी। तो वह उस बल को हटाने पर वह पूर्वावस्था में नहीं आती है, तो ऐसी वस्तु को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, या प्लास्टिक वस्तुएं जैसी होती है।
क्लियर। अब सेकंड चीज में हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो फर्स्ट चीज में हम लोग ये चीज देखें कि जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती है, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपने पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जबकि प्लास्टिक वस्तुएं, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटाने पर वह पूर्वावस्था में नहीं आती, तो ऐसी वस्तु को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग सेकंड चीज ये देखते हैं प्रत्यास्थ वस्तु के अंतर्गत कि इनकी जो प्रत्यास्थता सीमा होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनकी जो प्रत्यास्थता सीमा होती है, जो प्रत्यास्थ वस्तुओं की जो प्रत्यास्थता सीमा होती है वह क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। जबकि प्लास्टिक वस्तुओं की इनकी प्रत्यास्थता सीमा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। मतलब प्लास्टिक वस्तुओं की जो प्रत्यास्थता सीमा होती है अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि प्रत्यास्थ वस्तुओं की जो प्रत्यास्थता सीमा होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ज्यादा होती है। प्लास्टिक वस्तुओं की कम होती है और प्रत्यास्थ वस्तुओं की क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला कंटेंट की बात करते हैं तो जो आप लोगों के प्रत्यास्थता होती है इनमें विकृति अस्थायी होती है। विकृति अस्थायी होती है मतलब कभी कभी होता है स्थायी रूप में नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी जल्दी चिड़ हो जाता है कभी चिड़ ही नहीं होता। लेकिन आप लोगों के पास जो प्लास्टिक वस्तुएं हैं इनकी जो विकृति होती है वह स्थायी होती है भाई। इनमें जो विकृति होती है वह क्या होती है, स्थायी होती है। तो प्लास्टिक वस्तुओं में जो विकृति होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है। आगे देखते हैं हम लोग प्रत्यास्थ वस्तुओं के माध्यम से चौथा नंबर। प्रत्यास्थ वस्तु में हम लोग चौथा नंबर ये देखते हैं उदाहरण के रूप में। इसके अंतर्गत सोना आता है भाई, इसके अंतर्गत सोना आता है, चांदी आता है, तांबा आता है और क्या आता है, इस्पात आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए सोना आएगा, चांदी आएगा, तांबा आएगा और क्या आएगा, इस्पात आएगा। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंतर्गत आप लोगों का सोना भी आता है, चांदी भी आता है, तांबा भी आता है, इस्पात भी आता है और क्या आता है, इसके अंतर्गत सोना आएगा, चांदी आएगा और तांबा आएगा और इस्पात। लेकिन प्लास्टिक वस्तुएं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, इसके अंतर्गत मोम आता है भाई, इसके अंतर्गत मोम आता है, प्लास्टिक आता है या प्लास्टिन आता है, या गीली मिट्टी आता है। इस तरीके की जो चीज़ है वो आप लोगों का प्लास्टिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक वस्तुओं में जब अंतर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंतर्गत देखते हैं। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं की इनकी जो प्रत्यास्थता सीमा होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि प्रत्यास्थ वस्तुओं में विकृति अस्थायी होती है और इसमें आता है सोना, चांदी, तांबा, इस्पात इत्यादि आते हैं। जबकि प्लास्टिक वस्तुएं की हम लोग जब बात करते हैं, जो प्लास्टिक वस्तुएं होती है जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर वह पूर्वावस्था में नहीं आती, तो ऐसी वस्तु को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तु को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। इनकी प्रत्यास्थता सीमा अपेक्षाकृत कम होती है। इनकी प्रत्यास्थता सीमा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। इनमें विकृति अस्थायी होती है। इनमें जो विकृति होती है क्या होती है, अस्थायी होती है। उदाहरण के बेस पर अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मोम हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, गीली मिट्टी हो जाएगा इत्यादि इसके बेस में आएंगे। तो ये प्रत्यास्थता एवं प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर के स्वरूप ये चीज आता है। इसके बाद का जो आगे का कंटेंट है वो है आपका प्रतिबल, स्ट्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबल हमेशा एग्जाम में आता है। प्रतिबल क्या है, प्रतिबल को समझाइए, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए, प्रतिबल क्या है, प्रतिबल की व्याख्या कीजिए, प्रतिबल को संक्षेप में समझाइए, प्रतिबल को बताइए। तो चलिए स्ट्रेस के माध्यम से इस चीज को देखते हैं। प्रतिबल हमारा है स्ट्रेस, ये है आप लोगों का स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को हम लोग देखते हैं भाई, जिसको बोला जाता है प्रतिबल, जिसको प्रतिबल बोला जाता है। क्लियर। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, तो उसका आकार या आकृति
आकार या आकृति यह दोनों परिवर्तित हो जाता है, 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 अर्थात वह विकृत हो जाता है, अर्थात वह विकृत हो जाती है, अर्थात वह विकृत हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु के अंदर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, वस्तु के अंदर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, एक प्रतिक्रिया बल लगता है, एक प्रतिक्रिया बल लगता है, एक प्रतिक्रिया बल लगता है जो वस्तु को पूर्वावस्था में लाने की चेष्टा करता है, पूर्वावस्था में लाने की चेष्टा करता है। इस आंतरिक बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है। संतुलन की अवस्था में प्रत्यानयन बल, संतुलन की अवस्था में प्रत्यानयन बल का परिमाण विरूपक बल के परिमाण जो होता है वह विरूपक बल के जो परिमाण होता है वह विरूपक बल के परिमाण के बराबर होता है, परिमाण के बराबर तथा दिशा विपरीत होती है, बराबर तथा दिशा विपरीत होती है। क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं प्रतिबल। वास्तव में प्रतिबल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, क्लियर। कोई भी वस्तु होता है जिस पर हम लोग क्या लगाते हैं भाई, बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, तो उसका आकार या आकृति में ना, इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा, तो उसका आकार या आकृति में यह दोनों परिवर्तित हो जाता है। या क्या हो जाता है, दोनों परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह विकृत हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु के अंदर एक प्रतिक्रिया बल लगता है जो वस्तु को पूर्वावस्था में लाने की क्या करता है, चेष्टा करता है। इस आंतरिक बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस आंतरिक बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। जिसमें संतुलन की अवस्था में, जिसमें हम लोगों के पास क्या होती है, संतुलन की अवस्था में जो प्रत्यानयन बल का परिमाण विरूपक बल के परिमाण के क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्यानयन बल का परिमाण विरूपक बल के परिमाण के बराबर होती है तथा उसकी दिशा क्या होती है, वो आपकी दिशा आपकी विपरीत दिशा होती है। जो आपकी दिशा होती है वो क्या होती है, उसकी दिशा आप लोगों की विपरीत होती है। तो जब भी आप लोगों को प्रतिबल के रूप में बताया जाता है भाई, तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो उसका आकार या आकृति ये दोनों परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह विकृत हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु के अंदर एक प्रतिक्रिया बल लगता है जो वस्तु को पूर्वावस्था में लाने की चेष्टा करता है। इस आंतरिक बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। संतुलन की अवस्था में प्रत्यानयन बल का परिमाण विरूपक बल के परिमाण की क्या होती है, बराबर होती है तथा इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो ये स्ट्रेस के बेस पे आ गए आप लोगों को प्रतिबल के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देखे हैं। आगे इसका जो फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखिए। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल,
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। क्लियर। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्लियर। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक, बल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। वो तो एसआई पद्धति के बेस पे है। आप एसआई पद्धति में देखते हैं, प्रतिबल का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्लियर। तो प्रतिबल का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है। प्रतिबल का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आप लोगों का इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रतिबल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। डाइन पर सेंटीमीटर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र भी होता है वो इस तरीके से होता है। प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होता है, प्रतिबल का F/A होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना। तो MLT - 2 L स्क्वायर, तो MLT -1 और T क्या होता है आप लोगों का -2 के बेस पे ये चीज़ होता है। प्रतिबल के प्रकार को हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या है, हम लोगों के पास है प्रतिबल के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबल के प्रकार को देखेंगे। प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आप लोगों का अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तथा दूसरा होता है स्पर्शीय प्रतिबल। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं, आगे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो जो प्रतिबल का एसआई पद्धति मात्रक होता है, प्रतिबल का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। तथा सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन, मात्रक आप लोगों का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र के बेस पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिबल का जो विमीय सूत्र है, प्रतिबल का विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आप लोगों का देखेंगे तो यहाँ पर MLT -1 T -2। क्लियर, ये हो जाएगा। और थर्ड नंबर में देखते हैं प्रतिबल के प्रकार। हम लोग यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं प्रतिबल के प्रकार। थर्ड नंबर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्रतिबल के प्रकार। तो प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिलंब प्रतिबल, पहला जो होता है अभिलंब प्रतिबल होता है। और जो दूसरा होता है भाई वो होता है स्पर्शीय प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल।
पहला अभिलंब प्रतिबल, दूसरा स्पर्शीय प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल को हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अभिलंब प्रतिबल, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं, या इसको हम लोग स्पर्शीय प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिबल के एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। प्रतिबल का विमीय सूत्र आपका MLT-1T-2 होता है। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं, अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और दूसरा स्पर्शीय प्रतिबल। क्लियर, आगे देखते हैं। पहला इसका जो प्रकार है वो है अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जो पहला इसका प्रकार है वो क्या है भाई? अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इस चीज को देखते हैं भाई, अभिलंब, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। चलिए इस चीज को देखते हैं भाई। अनुदैर्ध्य अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला प्रतिबल या, लगने वाला प्रतिबल या, प्रतिबल या उसका अवयव, उसका अवयव, उसका अवयव वस्तु काट के, उसका अवयव वस्तु काट के, वस्तु काट के, वस्तु काट के लंबवत, लंबवत कार्य करता है, लंबवत कार्य, कार्य करता, करता है। तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के प्रतिबल को, प्रतिबल को, प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल या अभिलंब, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। अब एग्जाम में आप लोगों को ये पूछता है कि भाई अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? तो क्या होगा, जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल, जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल, मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो आप लोगों का प्रतिबल है भाई, किसी वस्तु पर लगने वाला जो आप लोगों का प्रतिबल है, या उसका अवयव, या उसका अवयव वस्तु काट के लंबवत कार्य करता है। वस्तु काट के क्या करता है? लंबवत कार्य करता है। वस्तु काट के लंबवत कार्य करता है, वस्तु काट के लंबवत कार्य करता है। तो इस प्रकार के प्रतिबल को, तो इस प्रकार के प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो इस प्रकार के तो इस प्रकार के प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं भाई? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या उसका अवयव वस्तु काट के लंबवत कार्य करता है, तो इस प्रकार के प्रतिबल को हम लोग अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। जब किसी वस्तु लगने वाला प्रतिबल उसका अवयव वस्तु काट के क्या रहता है? लंबवत कार्य करता है, मतलब लंबवत रहेगा, मतलब अभिलंब इस तरीके से लंबवत करता है। तो यहाँ पर आप लोगों का 90 डिग्री बनता है भाई। ठीक है, लंबवत, ये आप लोगों का लंबवत है। क्लियर? तो अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये हो जाता है। क्लियर? इसके बाद जो सेकेंड है, इसको हम लोग स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। तो चलिए सेकेंड जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पर्शीय प्रतिबल।
जो सेकेंड नंबर का चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पर्शीय प्रतिबल, या फिर इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल, या फिर क्या बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं भाई, इस चीज़ को बोलते हैं स्पर्शीय प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, या अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल या फिर अपरूपण प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल या फिर अपरूपण प्रतिबल। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला, जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल, लगने वाला प्रतिबल या उसका अवयव, या उसका अवयव वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय या समांतर कार्य करता है, समांतर कार्य करता है, तो इसे स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। यद्यपि प्रतिबल के मात्रक विमीय सूत्र दाब के समान है, परंतु प्रतिबल आंतरिक बल एवं बाह्य बल के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या उसका अवयव वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय या समांतर कार्य करता है, या फिर क्या करता है, समांतर कार्य करता है, तो इसे स्पर्शीय प्रतिबल या फिर अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इस चीज़ को अपरूपण प्रतिबल क्या कहते हैं नोट। यद्यपि प्रतिबल के मात्रक एवं विमीय सूत्र दाब के समान है, यद्यपि प्रतिबल के मात्रक एवं विमीय सूत्र दाब के समान है, परंतु प्रतिबल आंतरिक बल एवं दाब बाह्य बल है, एवं दाब क्या है, बाह्य बल है। तो स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल के अंतर्गत हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या उसका अवयव वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय या समांतर कार्य करता है, तो इसे स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। तो ये हम लोग देख लिए स्पर्शीय प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कंटेंट है वो है विकृति। विकृति अक्सर एग्जाम में आता है भाई कि विकृति क्या होती है, विकृति को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, विकृति को हम 1 बाय 1 करके किस तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। विकृति क्या होती है, विकृति को संक्षेप में बताइए। ये आप लोगों को 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है भाई कि विकृति किस तरीके से होती है, विकृति को परिभाषित करिए, विकृति किस प्रकार की राशि होती है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इस बेस पे, इस क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चन आता है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं विकृति। स्ट्रेन, जैसे कि स्ट्रेस देख लिए हम लोग प्रतिबल के बेस में, अब हम लोग देखते हैं विकृति को, वास्तव में विकृति क्यों हो जाती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो विकृति है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक,
जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल, कोई भी वस्तु है इस तरीके से देखिए, कोई भी वस्तु है उस पर बाह्य विरूपक बल, उस पर बाह्य विरूपक बल, बाह्य विरूपक बल है, देखिए बाह्य विरूपक बल। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है भाई, आरोपित किया जाता है, तो उसके आकार या आकृति में, तो उसके आकार या आकृति में, तो उसके आकार या आकृति में देखिए, तो उसके या तो आकार होगा भाई या फिर क्या होगा, आकृति होगा, आकार होगा या फिर क्या होगा, आकृति होगा। तो उसके आकार या आकृति या दोनों में, आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन होता है, या दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसके आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु की लंबाई, अर्थात वस्तु की लंबाई या आयतन या आकार में परिवर्तन होता है, या आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु रहेगा भाई, क्या रहेगा यहाँ पर, वस्तु रहेगा। तो वस्तु की लंबाई में, वस्तु के या तो क्या रहेगा, लंबाई में, वस्तु के लंबाई में या फिर आयतन में, वस्तु की लंबाई में या फिर आयतन में या फिर आकार में, या फिर आकार में। देखिए तो या तो लंबाई रहेगा, दूसरा आयतन रहेगा, तीसरा आकार रहेगा। इसमें जो परिवर्तन होगा, इसमें जो आप लोगों का क्या होगा, परिवर्तन होता है। तो वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन यहाँ पर दिखा है, देखो वस्तु के आकार में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग आकार में परिवर्तन, जो वस्तु के इस आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वस्तु के इस आकार में क्या होता है, परिवर्तन, तथा प्रारंभिक आकार के, तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को, प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। प्रारंभिक आकार के अनुपात को, यहाँ पर जो प्रारंभिक स्थिति में हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। तो आप लोगों के पास आता है कि विकृति क्या होती है, विकृति में परिवर्तन किस तरीके से होती है, वो किस प्रकार की होती है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर इस चीज़ को कहते हैं, दूसरे शब्द में अगर इस चीज़ को हम लोग कहते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, दूसरे शब्दों में इस चीज़ को कहेंगे तो विरूपक बल, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक बीमा में, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक बीमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। तो विरूपक बल के कारण ना, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण, बल के कारण, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की एकांक बीमा में, किसी वस्तु की एकांक बीमा में, किसी वस्तु की एकांक बीमा में, एकांक बीमा में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को विकृति कहते हैं, विकृति, विकृति कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। अगर गणितीय रूप में हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अगर इस चीज़ से गणितीय रूप में अगर इस चीज़ से लिखते हैं तो विकृति बराबर क्या होता है, आकार में परिवर्तन, विकृति बराबर क्या होता है, आकार में परिवर्तन बटे क्या होता है, प्रारंभिक आकार। आकार में परिवर्तन होता है कि बटे में क्या होता है, उसका प्रारंभिक आकार होता है। ठीक है, विकृति दो समान राशियों का अनुपात है। जो आप लोगों का विकृति होता है भाई, जो आप लोगों का क्या है, विकृति होता है, विकृति दो समान राशियों का अनुपात है। जो विकृति है वो दो राशियों का अनुपात है। आकार में परिवर्तन, प्रारंभिक आकार, तो दो समान राशियों का अनुपात है। अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है भाई, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। लेकिन यह एक बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है। इसका बीमीय सूत्र m पावर l पावर m पावर 0 l पावर 0 t 1 होता है। ठीक है,
ये आप लोगों के विकृति के अंतर्गत आ गया। तो विकृति के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देख लिए भाई कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन होता है। क्लियर। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु की लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन होता है। वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, जो विरूपक बल होता है, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। तो ये तो विकृति के अंतर्गत हो गया, जो कि एक विमाहीन राशि होती है। क्लियर। आगे इसका कंटेंट है, इस चीज़ को देखते हैं। विकृति के प्रकार, जैसे हम लोग प्रतिबल के प्रकार देखे थे ना, प्रतिबल के स्पर्शीय प्रतिबल के, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के, उसी प्रकार हम लोग विकृति के प्रकार को देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। वास्तव में जो विकृति होती है वो कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से होती है, इसको हम लोग डिटेलाइज करते हैं, इस चीज़ को हम लोग डिटेल करते हैं। तो विकृति के प्रकार हमारे पास यहाँ पर हम लोग विकृति के प्रकार को देखते हैं। भाई विकृति कितने प्रकार के होते हैं, तो विकृति का आपका जो पहला प्रकार है वो है अनुदैर्ध्य विकृति। पहला जो प्रकार है वो है अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति पहला। दूसरा क्या है, आयतन विकृति। दूसरा क्या है आप लोगों के पास, आयतन विकृति। जो दूसरा चीज़ है वो है आप लोगों के पास आयतन विकृति, दूसरा चीज़। तीसरा जो चीज़ है वो है अपरूपण विकृति। तीसरा जो चीज़ है वह है अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तीसरा जो चीज़ है वो है अपरूपण विकृति। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हम इस चीज़ को देखते हैं, विकृति 3 प्रकार की होती है। जो विकृति होती है भाई वह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जो विकृति होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहला जो होती है वह अनुदैर्ध्य विकृति होती है। पहला जो होती है क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति होती है। जो पहला नंबर का होती है अनुदैर्ध्य विकृति होती है। और जो आप लोगों के दूसरा नंबर की होती है वो आप लोगों की आयतन विकृति होती है। जो दूसरा नंबर की होती है वो होती है आप लोगों की आयतन विकृति। और जो तीसरे नंबर की, जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं अपरूपण विकृति। इसको एग्जाम में अक्सर पूछता है अपरूपण विकृति को, इसको लिखिए, ये ज़्यादा रूप में आता है। ठीक है। तो हमारे पास विकृति 3 प्रकार की होती है। पहला अनुदैर्ध्य विकृति हो गया, ये हो गया अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा आयतन विकृति, तीसरा अपरूपण विकृति हो गया। क्लियर। चलिए, तो पहला अनुदैर्ध्य विकृति को हम लोग देखते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति के रूप में हमारे पास आए, अनुदैर्ध्य विकृति के रूप में है। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, विरूपक बल के कारण किसी, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई, किसी वस्तु के लंबाई, किसी वस्तु के लंबाई, किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, तथा प्रारंभिक लंबाई, तथा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, प्रारंभिक लंबाई के, लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति कहते हैं। तो पहला हम लोग इसके प्रकार के बेस पे इस चीज़ को हम लोग पहला देखते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति के अंतर्गत क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग पहला देखते हैं। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की लंबाई, यहाँ पर देखिए, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अर्थात विकृति बराबर क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन तब बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आकार,
आकार में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति तो विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है बोल के, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है बोल के, तो विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो विकृति कितने प्रकार की होती है, विकृति 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो विकृति के अंतर्गत ये आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार के रूप में आता है। क्लियर। तो ये जो था वो आप लोगों को विकृति के अंतर्गत था, जिसमें हम लोग देख लिए अनुदैर्ध्य विकृति को। और इसके बाद का जो कंटेंट है आयतन विकृति है, और क्या है आप लोगों के पास, अपरूपण विकृति है। आयतन विकृति है और क्या है आप लोगों के पास, अपरूपण जो विकृति है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आयतन विकृति क्या होती है, अपरूपण विकृति क्या होती है, ये विकृति से किस प्रकार भिन्न है, अनुदैर्ध्य विकृति से किस प्रकार भिन्न है, और आप लोगों के पास आयतन विकृति से किस प्रकार भिन्न है, अपरूपण विकृति से किस प्रकार भिन्न है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।